Hello everyone, welcome back to my channel Literature Wizard. This is JK ma'am. Let's discuss the rest part of the chapter 2, The Sound of Music. प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 एवलिन ग्लीनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट इसका डिस्कशन हमने किया है और उसके कुछ पार्ट बच गए हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो डियर स्टूडेंट, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर देंगे. आप वहाँ से देख सकते हैं इस चैप्टर को पूरी तरह से समझने के लिए. ओके, लेट्स स्टार्ट. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. जो राइटर हैं ओके डेबोरा कावली, वो कह रही हैं कि उनका जो फंक्शन होता है, एवलिन ग्लीनी का जो फंक्शन होता है, वो उसको देख करके लोगों को लगता है कि मतलब बहुत ही एफर्टलेसली, बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं. ऐसा लगता ही नहीं है कि उनकी हियरिंग डिसेबिलिटी है, वो सुन नहीं सकती हैं. ठीक है, उनके परफॉर्मेंस को देख करके लोगों को लगता है कि बिल्कुल नॉर्मली, बहुत ही स्मूथली वो परफॉर्म कर रही हैं. ओके, इन आवर 2-hour डिस्कशन, इन लोगों का जो डिस्कशन था, जो इंटरव्यू था, वो 2 घंटे तक चला था. और वो बताती हैं कि सी नेवर मिस्ड अ वर्ड. मतलब इनकी सारी बातें, जो राइटर हैं, इनकी सारी बातें एवलिन को अच्छे से समझ में आती हैं. ठीक है. मेन विथ बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, सी लव्ड. एवलिन जो है हंसते हुए कहती हैं कि जो मेन होते हैं, जिनके बुशी बियर्ड मीन्स दाढ़ी होता है, जिनके बहुत ज़्यादा दाढ़ी होते हैं, और ये एवलिन को सुनाई तो देता नहीं है. जो डीफ होते हैं ना, वो लोगों के एक्सप्रेशन से ही उनकी बातों को समझते हैं. तो जब जो लोग जिनके ज़्यादा दाढ़ी वगैरह होते हैं, तो उनकी बातों को समझने में, उनके फेस को रीड करने में थोड़ा एवलिन को प्रॉब्लम होती थी. तो वो हंसते हुए ये बात कहती हैं कि मुझे यहाँ पे बस दिक्कत होती है कि कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वियर्ड होते हैं. ठीक है, तो उनके एक्सप्रेशन को नहीं समझ पाती हैं. ओके, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज. सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिट. स्कॉटिश लिट का मतलब होता है जो स्कॉटलैंड की रहने वाली थी एवलिन, तो वहाँ का जो लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज में वो बहुत ही फ्लॉलेसली, मतलब बहुत ही बिना मिस्टेक किए वो बोलती जा रही थी. ठीक है, इनके अपने इंटरव्यू में. ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स. उनके कहने, एवलिन के कहने का मतलब ये था कि बस लोगों की बातें वो उनके लिप्स को देखकर तो नहीं समझते, पूरा फेस का जो एक्सप्रेशन, होल फेस एक्सप्रेशन, स्पेशली द आइज, आँखों को. जब जब हम किसी से बात करते हैं तो उनके आँखों के एक्सप्रेशन से ही बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है. तो ऐसे भी इनको, एवलिन को भी ऐसे लगता था कि मतलब जब तक वो पूरा फेस ना देखें, पूरा एक्सप्रेशन ना देखें, तब तक उनको समझ में नहीं आता था. ठीक है, माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11. ओके, एवलिन कहते हैं कि उनकी स्पीच इतनी क्लियर इसलिए है, अब जो इंसान सुन नहीं सकता उसको बोलने में तो दिक्कत होगी, लेकिन ये इतने अच्छे से इसलिए बात कर लेते हैं क्योंकि जब तक ये 11 ईयर की थी तब तक इनको सुनाई देता था. ठीक है, तो इसलिए वो अच्छे से क्लियर बात कर लेती हैं. बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिस जापानीज. लेकिन वो कहती हैं कि ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये बता नहीं सकती हैं कि इनको कितना प्रॉब्लम हुआ था फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने में और जापानीज को सीखने में. ठीक है, एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स. वो एक्सप्लेन करते हुए बता रही थी राइटर से कि इनके म्यूजिक जो है, इनके सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी, जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, सब में घुल चुका था. ठीक है, इट पोर्स, मतलब पोर मीन्स होता है घुलना. जब कुछ आप घोलते हैं ना, जैसे पानी में आप कुछ घोलते हैं, शुगर हुआ या फिर सॉल्ट हुआ, तो पूरे अच्छे से घुल जाता है ना. ठीक उसी तरह इनके पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में म्यूजिक जो है पोर हो चुका था, मैं घुल चुका था. ठीक है, इट टिंगल्स इन द स्किन, और इनके स्किन को म्यूजिक जो है टिंगल मीन्स होता है गुदगुदी करना. ठीक है, तो इनके वो फील करती थी जब, तो इनको गुदगुदी सा फील होता था. ठीक है, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स, इनके चिक बोन्स और हेयर्स को भी फील होता है म्यूजिक.
व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, और जब वो जाइलोफोन प्ले करती हैं, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर्स, और इनको ऐसा फील होता है कि जो जाइलोफोन का जो साउंड है इनके फिंगर से स्टिक से होते हुए इनके फिंगर तक गुजरता है, ठीक है। वो पूरी तरह से फील करती हैं म्यूजिक को। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रिजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। सिर्फ ड्रम को प्ले करने में ही नहीं, बल्कि मतलब सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे सबको वो प्ले करती थी, और पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में इनको उसकी फीलिंग होती थी। ओके। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। अब जब ये परफॉर्म करने जाती थी तो जो वुडन प्लेटफॉर्म होते थे ना, उस पर ये अपने फुटवेयर वगैरह जो पहनी हुई रहती थी उसको रिमूव कर देती थी, उसको निकाल देती थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेशन को, जब ये बेयर फीट में रहती हैं तो वाइब्रेशन को अच्छे से फील कर पाती हैं, ठीक है। अब हर लेग्स, और उनके पैरों से होते हुए जो म्यूजिक को है, जो वो उसकी वाइब्रेशन को है वो फील करती थी, इसलिए वो जब भी परफॉर्म करती थी तो वो अपने फुटवेयर को रिमूव करके। ओके। नॉट सरप्राइजिंगली इवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। नॉट सरप्राइजिंगली मतलब जो ऑडियंस होते थे ना, जब इनकी परफॉर्मेंस को देखते थे तो वो सरप्राइज नहीं होते थे, इसलिए क्योंकि ये इतने अच्छे से इतनी स्मूथली प्ले करती थी कि किसी को लगता ही नहीं था कि ये जो गर्ल है वो डीफ है। ओके। और वो बहुत ही डिलाइट फील करते थे, बहुत ही उनको आनंद मिलता था इनके परफॉर्मेंस को देख करके। ओके। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. 1991 में इवलिन को एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही वेल नोन अवार्ड मिला था, ठीक है। दैट वाज द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके। और ये अवार्ड जो है सोलोइस्ट मतलब जो सोलो परफॉर्मेंस करते हैं, जो अकेले परफॉर्म करते हैं ना, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा अवार्ड होता है। ओके। तो ये अवार्ड उनको 1991 में अचीव हुआ था। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड एक जो उस टाइम के जो फेमस परक्यूशनिस्ट थे वो कहते हैं, जिनका नाम था जेम्स ब्लेड, वो कहते हैं गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये जो लाइन है हमने स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ये जो पॉइंट दिया हुआ है वहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो वो इन्होंने ही कहा था, जेम्स ब्लेड से ने ही कहा था, ठीक है। गॉड मे हैव टेकन, ईश्वर ने भले ही इनकी हियरिंग एबिलिटी, इनकी सुनने की क्षमता जो है ले लिया हो, लेकिन उन्होंने इसके बदले इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ऐसी चीज़ें दी जो सबके अंदर नहीं होती है। और दैट इज़ वो क्या है कि वी हियर सी फील, मतलब जो चीज़ें हम सुनते हैं ना उसको वो फील कर सकती थी। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और जितना हम लोग जितना महसूस करते हैं ना उससे भी कहीं ज़्यादा गहराई से उस म्यूजिक को महसूस करती थी, और शायद इसलिए वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती थी म्यूजिक को। ओके। इवलिन कॉन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक। इवलिन जो है ये मानती हैं खुद को कि वो एक वर्कहॉलिक लेडीज है, वो एक वर्कहॉलिक वुमेन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मतलब कभी रेस्ट नहीं किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने हार्ड वर्क किया, और इसीलिए वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही हैं, इतनी डिसेबिलिटीज होने के बावजूद भी वो सक्सेसफुल रही। वर्कहॉलिक मीन्स होता है इट मीन्स अ पर्सन हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको काम को रोकने में डिफ़िकल्ट फील होता हो। जैसे आपकी फैमिली में ही आप देखिए कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे लाइक योर मदर, योर ग्रैंड मदर, ठीक है, कि वो उनको ना बैठे हुए अच्छा नहीं लगता है, पूरे दिन कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं। और कुछ होते हैं कि पूरे दिन पड़े रहते हैं बिस्तर पे, ठीक है, एक अपोजिट वाले। तो ये जो थी इवलिन जो थी वो वर्कहॉलिक थी, ठीक है, उनको काम करना ही पसंद
लगता था, मतलब बिल्कुल भी वो बैठती नहीं थी, मतलब वो कभी रेस्ट नहीं करती थी। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क आफ्टर हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं उनसे भी ज़्यादा ये हार्ड वर्क करती थी, ठीक है। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। लेकिन जब ये इतनी हार्ड वर्क करती थी ना, तो होता है ना जब आप हार्ड वर्क करो तो थकान से फील होती है, लेकिन इनको थकान नहीं फील होता था। क्यों? क्योंकि इनको जो अवार्ड मिलता था उससे इनॉर्मस, मतलब बहुत ज़्यादा इनको प्रसन्नता मिलती थी, बहुत खुशी होती थी, और वो कभी भी वो टायर्ड फील नहीं करती थी। ओके। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। ये जो इनका रेगुलर कंसर्ट जो परफॉर्मेंस होता था ना, इसके अलावा भी वो क्या करती थी, प्रिजन मीन्स होता है कैद खाना, जो जेल होता है, ठीक है, जिसमें कैदी रहते हैं, ठीक है। तो प्रिजन और हॉस्पिटल में तो जो मरीज होते हैं ना, उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए तो थोड़ा बहुत ही बेहतर तरीके से वो इम्प्रूवमेंट उनके अंदर हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या करती थी, प्रिजन में और हॉस्पिटल में भी परफॉर्म करती थी विदाउट एनी पे, मतलब बिना पैसे का वो वहाँ पे परफॉर्म करती थी, ठीक है। ये हो गया इनके जो लाइफ के कुछ अच्छे बातें हो गई। जैसे मान लीजिए जितने भी प्रोफेशनल होते हैं ना, सब पैसे के लिए ही काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना पैसे के काम करते हैं, वो होता है उनकी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। तो ऐसे ही इवलिन भी थी। ओके। सी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। और वो यंग म्यूजिशियन जो नौजवान, मतलब जो छोटे उम्र के बच्चे थे जो सीख रहे थे म्यूजिक, उनकी भी क्लासेज वो लेती थी, ठीक है, और उसको प्रायोरिटी देती थी, प्राथमिकता देती थी, मतलब सबसे ज़्यादा उनका फोकस उन्हीं पे रहता था। ओके। एंड रिचलिंग ऑफ द बीथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन सेज। एंड रिचलिंग जो है एक सोशल वर्कर थे, तो वो कहते हैं सी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रेन, दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। वो क्या कहते हैं कि सी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रेन। जो डीफ चिल्ड्रेन है ना, उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, शाइनिंग इंस्पिरेशन है। कौन? एवलिन, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी जो हार्ड वर्किंग थी, जो डिटर्मिनेशन था, और जो भी उन्होंने अपने लाइफ में अचीव किया था ना, वो इंस्पिरेशन ही था, ठीक है। दे सी, वो देख सकते थे क्या, दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। कोई भी ऐसा जगह नहीं है, मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो एक डीफ पर्सन न कर सके, वहाँ पे न जा सके। इनके कहने का मतलब ये था। ओके। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. Evelyn Glennie जो है accomplished मीन्स अचीव कर चुकी थी, मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, अपने उम्र से दोगुने उम्र के लोगों जितना उन्होंने उनसे भी ज़्यादा उन्होंने अपने लाइफ में अचीव कर लिया था। ओके। She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. जब एवलिन ने परफॉर्मेंस करना स्टार्ट किया ऑर्केस्ट्रा के साथ, तो ऑर्केस्ट्रा में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो पीछे बजाए जाते हैं। तो जब इन्होंने स्टार्ट किया तो ये उसको फ्रंट में लेकर आए, तब से जो है ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आगे बजाया जाने लगा, ठीक है। जो कि इनके बदौलत इन्होंने इस बात को साबित किया, इनके बदौलत ये चीज़ें स्टार्ट हो गई। ओके। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। इन्होंने उनको भी इंस्पिरेशन दिया जो हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है। हैंडीकैप्ड मतलब ये खुद भी हैंडीकैप्ड थे, मतलब इनके अंदर भी डिसेबिलिटीज़ थी, ठीक है। इसके बावजूद भी इन्होंने लोगों को इतना इंस्पायर किया कि मतलब सबको ये लगने लगा कि हाँ, जब एवलिन कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ओके। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग उनको देखते थे और कहते थे, क्या कहते थे, इफ़ शी कैन डू इट आई कैन।
मतलब लोग उनको देख कर के इतना इंस्पायर होते थे कि ये बोलते थे कि जब एवलिन कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और इतना ही नहीं, उन्होंने मिलियंस मतलब बहुत ज़्यादा कर सकते हैं कि प्लेजर उन्होंने लोगों को दिया। मतलब अपने समझ लीजिए अपने लाइफ के थ्रू उन्होंने इंस्पायर भी लोगों को किया और बहुत ज़्यादा प्लेजर भी उन्होंने दिया है। ठीक है, तो ये था एवलिन ग्लीनी का जो स्टोरी। और ये स्टोरी जो है हमें मतलब इतना ज़्यादा इंस्पायर करती है कि एक ऐसी लड़की जिसको हियरिंग डिसेबिलिटी होती है और 11 ईयर के एज से ही वो उनको सुना ही नहीं देता है, और इसके बावजूद भी वो मतलब अदर लैंग्वेज भी फ्रेंच जापानीज़ भी इन्होंने सीखा और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस किया। मतलब अलग अलग कंट्री में आप जाते हो परफॉर्म करते हो तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और एक ऐसी लड़की जिसको सुना ही नहीं दे रहा तो उसको कितनी ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना हुआ होगा। ओके, so this complete chapter gives you the message that never give up in your life, always try to work and be determined. Okay, now in the next video we will discuss the second part of the chapter 2, that is the शहनाई of बिस्मिल्लाह खान। ओके, आई होप पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। नाउ वी विल मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।